नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना कपिल देव लोधा आज लेकर के आया हूँ जलवायु भूगोल का पहला अध्याय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और भौतिक भूगोल मानव भूगोल की भी उप शाखाएं हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर आज अपन भौतिक भूगोल की बात कर रहे हैं। तो भौतिक भूगोल की चार मुख्य शाखाएं हैं। भू आकृति विज्ञान, जिन्हें जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी और जैविक भूगोल बायोजियोग्राफी। आज इन चारों में से भूगोल का महत्वपूर्ण पार्ट जलवायु भूगोल पर अपन बात करते हैं। और जलवायु भूगोल का पहला चैप्टर है वायुमंडल का संगठन और संरचना। वायुमंडल के संगठन और संरचना में यहाँ पर हम देखेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं या वायुमंडल का अर्थ क्या होता है, वायुमंडल का संगठन क्या होता है, अर्थात वायुमंडल बना किन चीज़ों से है, और वायुमंडल की संरचना मतलब स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, इसका ढांचा किस तरह का है। इन सभी बिंदुओं पर आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं वायुमंडल का अर्थ, मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसा कि हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण होता है और ये पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए हैं। धरातल पर जितने भी जीव हैं इनका अस्तित्व वायुमंडल के कारण ही संभव हो पाया है। अब आगे बात करते हैं हम वायुमंडल के संगठन के बारे में। संगठन मीन्स कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का निर्माण मुख्य रूप से तीन मुख्य घटकों से हुआ है, जिनमें पहला है गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है एरोसोल्स, जिन्हें अपन धूलीय कण के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। और वायु के बारे में भी जानते हैं कि वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। वायुमंडल की ये सभी गैसें मिलकर के वायुमंडल के संगठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से ये गैसें दो रूप में पाई जाती है। वह गैसें जिनमें परिवर्तन नहीं होता है या अपरिवर्तनशील है, जिन्हें स्थिर गैसें कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, ऑर्गन गैस को शामिल किया गया है। और वह गैसें जो अक्सर परिवर्तनशील होती है या ये कह सकते हैं कि अस्थिर गैसें हैं। इन गैसों के अंतर्गत अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन, ओजोन और मीथेन गैस को शामिल किया गया है, क्योंकि ये सभी गैसें परिवर्तनशील गैसें हैं। अब सर्वप्रथम हम स्थिर गैसों की बात कर लेते हैं। स्थिर गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है, जो कुल वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का 78.8% रखती है। या ये कह सकते हैं कि ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और यह गैस वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद इसकी मात्रा धीरे धीरे नगण्य हो जाती है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हीमोस्फीयर का निर्माण करती है और नाइट्रोजन गैस को मानव और जीव जंतु सीधा उपयोग नहीं करते हैं। जीव जंतु और मानव पौधों के भक्षण के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन गैस के बारे में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस की खोज करने वाले विद्वान का क्या नाम है। तो मैं आपको यहाँ विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि रदरफोर्ड महोदय ने 1772 में नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। अब दूसरी महत्वपूर्ण स्थिर गैस या अपरिवर्तनशील गैस है ऑक्सीजन गैस।
ऑक्सीजन का महत्व हम सभी के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए ये गैस बहुत महत्व रखती है। इस गैस का रासायनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस गैस का निर्माण स्वपोषित स्थलीय पौधों और फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का उपयोग मानव सहित जंतुओं और श्वसन और जीवाश्म ईंधनों को जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा धरातल से ऊंचाई के साथ घटती जाती है और ये अनुमान लगाया गया है कि 120 किलोमीटर के बाद में ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है। अब बात करते हैं अस्थिर गैसों की, अर्थात परिवर्तनशील गैसों की। परिवर्तनशील गैसों में महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये प्रमुख परिवर्तनशील गैस है और इसकी वायुमंडल में मात्रा 0.03 से 0.04 के बीच पाई जाती है, अर्थात ये परिवर्तनशील है। ये गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल को गर्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आने वाले सौर विकिरणों के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी गैस है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में गिनी जाती है। इस गैस को ही जलवायु परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी माना गया है। वायुमंडल में लगातार जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण गैस मानी गई है। इस गैस की मात्रा भी धरातल से ऊंचाई के साथ घटती जाती है और ये भारी गैसों में गिनी जाती है और ये कहा जाता है कि 90 किलोमीटर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम हो जाती है या नगण्य हो जाती है। इसकी सर्वाधिक मात्रा 20 किलोमीटर तक ही पाई जाती है और एक ये अनुमान लगाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कि 1890 से 1970 के मध्य वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी गति से बढ़ती गई तो धरातल पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिनमें विशेष रूप से अपन देख रहे हैं कि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिल रहा है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतिक और जैविक जनजातियाँ विलुप्त होती जा रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिससे कि समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, भूभाग स्थलीय भाग कम होते जा रहे हैं। ऐसी अनेक समस्याओं से मानव परेशान। अगली अस्थिर गैस में ओजोन गैस है। ये परिवर्तनशील गैस है और ये गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, इसलिए इसको पृथ्वी की छतरी भी कहा जाता है। इसके लिए ये भी कहा गया है कि ये जीवन रक्षक गैस है। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये ऑक्सीजन का त्रि-एटॉमिक स्वरूप लिए हुए हैं। ये हल्के नीले रंग की उत्तेजक गैस है जिसकी गंध तीखी होती है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक गैस भी है। यह गैस सतह से 50 किलोमीटर के मध्य अधिक पाई जाती है। इस गैस की सर्वाधिक मात्रा निचले समताप मंडल में पाई गई है 15 से 35 किलोमीटर के मध्य, और इसकी सर्वाधिक सांद्रता की बात की जाए तो सर्वाधिक सांद्रता 20 से 25 किलोमीटर के मध्य, या ये कहें कि 22 किलोमीटर के इर्द गिर्द सर्वाधिक सांद्रता ओजोन गैस की पाई जाती है। इस गैस का सर्वाधिक निर्माण उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। ये आने वाले सौर विकिरण के 6% भाग का अवशोषण कर लेती है, या ये कहें कि आने वाले पराबैंगनी किरणों के 6% भाग का अवशोषित कर लेती है। ओजोन गैस में कमी होना या ओजोन गैस का ह्रास होना, उसकी विरलता, ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र, ये लगातार ओजोन परत के पतले होने का ही परिणाम है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कि ओजोन की खोज किसने की।
तो ओजोन की खोज करने वाले पहले जो विद्वान हैं जोसेफ फरमान महोदय हैं, उनके द्वारा ओजोन गैस की खोज की गई। ओजोन क्षरण के मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं, या ये कहें कि ओजोन गैस के क्षरण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिन्हें CFC के नाम से जाना जाता है। हेलेंस गैसें हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैसें, ये सभी ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को बता दूं कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं ओजोन क्षरण के परिणामों की। ओजोन क्षरण के अनेक परिणाम अपने इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में देख रहे हैं भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, अम्लीय वर्षा में वृद्धि हो रही है, महाद्वीपीय हिमनदों पिघलते जा रहे हैं, या ये कहें कि सागरीय तल में वृद्धि हो रही है। त्वचा कैंसर वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहरीले कोहरे का निर्माण होता जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वायुमंडल में तापीय विकिरण का मुख्य कारण ओजोन गैस ही है। तापमान में वृद्धि होने का मुख्य कारण ओजोन गैस ही है। अब बात करते हैं वायुमंडल के संगठन में दूसरा महत्वपूर्ण घटक जल वाष्प। जल वाष्प के बारे में हम सब जानते हैं कि जल का वाष्प में रूपांतरण ही जल वाष्प कहलाता है। जल का गैसीय रूप ही जल वाष्प कहलाता है। ये भी परिवर्तनशील गैस है। यह गैस वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में पहुंचाई जाती है तथा संघनन की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल से मुक्त हो जाती है। जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लगातार घटती जाती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान भी घटता है, और तापमान और जल वाष्प का सीधा संबंध होता है। जहाँ तापमान बढ़ेगा वहाँ वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। गर्म और आर्द्र प्रदेशों में जल वाष्प हवा के आयतन का 4% हो जाता है। ये भूमध्य रेखा पर 6.2%, 50 डिग्री अक्षांश पर 0.2% और ध्रुव पर जाते जाते तो ये 0.02% रह जाता है। शुष्क मरुस्थलों में जल वाष्प की मात्रा 2% से भी कम होती है, जबकि ठंडे शुष्क मरुस्थलों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में जल वाष्प की मात्रा ये 1% भी कम हो जाती है। 90% जल वाष्प की मात्रा धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। इसके बाद में जल वाष्प की मात्रा नहीं पाई जाती, अर्थात ये भी धरातल से ऊंचाई के साथ जल घटती जाती है। जल वाष्प का अधिकांश भाग 3 किलोमीटर के नीचे ही पाया जाता है, अर्थात सर्वाधिक जल वाष्प की मात्रा धरातल के नजदीक ही है। जल वाष्प एक कंबल की तरह कार्य करती है, क्योंकि ये आने वाली सौर विकिरणों के लिए तो पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी है। अर्थात ये कहें कि जाने वाली पार्थिव विकिरणों को ये अवशोषित कर लेती है, इसीलिए धरातल को गर्म बनाए रखने में, और यही कारण है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ बहिर्गामी और प्रवेशी सौर विकिरण दोनों बढ़ जाते हैं। जल वाष्प को प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना, जैसा कि मैंने बताया कि जल वाष्प को प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, जबकि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये अंतर भी आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ लें। गर्म मरुस्थलों में अत्यधिक दैनिक तापमान का पाया जाना भी जल वाष्प की कमी के कारण ही होता है। ये कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब बात करते हैं एरोसोल्स या धूलीय कणों की। ये भी वायुमंडल के संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वायुमंडल में निलंबित पदार्थों तथा तरल बूंदों को सिंपल रूप से एरोसोल्स कहा जाता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनमें मुख्य रूप से धूल के कण, नमक के कण, धुएं की कालिका, कोहरा, बादल, जल शिखर, इनको सिंपल रूप में एरोसोल्स कहा गया है। वायुमंडल में धूल के कण व नमक के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, और इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि यह वह सतह होती है जहां पर संघनन की क्रिया होती है। धूल कणों के बारे में
पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये वायुमंडल में परिवर्तनशील तत्व हैं। ये समय और कालिक परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात समय और स्थान के अनुसार इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। धूल के कणों का सर्वाधिक सांद्रण निचले वायुमंडल में ही पाया जाता है। इसका सबसे अधिक जमाव शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंध में देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर शुष्क हवा पाई जाती है। धूल के कण आगामी सौर विकिरण का प्रकीर्णन करते हैं, या ये कहें कि परावर्तन करते हैं। इस तरह से वायुमंडल के संगठन में गैसें, जलवाष्प और एरोसोल्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।